अब मैं नींद पागल हो चुकी थी। मेरा शौहर मेरी समझ से बाहर था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, अगर ये बात मुझे समझ आ जाती तो शायद आज मेरी ज़हनी हालत ऐसी ना होती। मुझसे पहली नज़र की मोहब्बत का दावेदार मेरा करोड़पति शौहर मुझसे जानवरों की तरह काम करवाता और कहता कि ये उसकी मोहब्बत है। ऐसी अनोखी मोहब्बत मैंने कहीं नहीं देखी थी। न सिर्फ काम बल्कि रोज़ एक नया जोड़ा पहनाना, फिर उस जोड़े का घर से गायब हो जाना। मेरे शौहर की ये मंतक मेरी समझ में तब आई जब सब कुछ खत्म हो चुका था। कौन कह सकता था कि बज़ाहिर ऐसा सुलझा हुआ खूबरू नौजवान अंदर से इतना अजीब होगा। ये अजीब खेल था जिसका मोहरा मैं बन चुकी थी और मुझे खबर भी ना हुई। उस करोड़ों की जायदाद के पीछे मुझ जैसी आम सी देहाती लड़की का हाथ होगा, ये बात मुझे खुद भी मालूम नहीं थी। फिर अचानक ऐसा हुआ कि जैसे जान मेरे कदमों तले से सिरक गई। मेरा नाम आसिया है और मेरी उम्र लगभग 18 साल के करीब थी। मेरे घर में एक मैं और मेरे अम्मा अब्बा के अलावा मेरा एक छोटा भाई था। हम गांव के सादा लोग इंसान थे। अब्बा किसान था, हमारी अपनी जमीन थी जिस पर वो काश्तकारी करता और हमारा गुजर बसर हो जाता। मैं एक आम लड़की ही थी, कोई ख्वाब वगैरह देखने की आदत ना डाली थी, क्योंकि मैं वाकिफ थी कि हमारे ख्वाब कभी पूरे तो नहीं होंगे। खामखा देखकर वक्त की बर्बादी क्यों करनी। लेकिन मैं इस बात से बेखबर थी कि मेरी जिंदगी में वो होने वाला है जिसका मैंने ख्वाब देखना तो दूर कभी सोचा भी ना था। आम दिनों की तरह आज भी मैं जमीन से ताज़ा सब्जी लेने के लिए घर से निकली थी जब एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरे पास से गुजरी और धूल उड़ाती थोड़ी ही दूर जाकर रुक गई। मैं अपने ध्यान में आगे बढ़ गई थी जब एक खुश शक्ल नौजवान मेरे पास आया। उसे देखते ही मैंने फौरन अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढांप रखा था, लेकिन शायद वो देखने में कामयाब हो गया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती वो अचानक मेरे सामने आया और मुआज़त करने लगा कि उसकी तेज रफ्तारी की वजह से मुझ पर धूल मिट्टी उड़ी। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, साहब, हम गांव वाले लोग हैं और हमारी रगों में खून के साथ ये मिट्टी भी दौड़ती है। हमारा तो काम ही ऐसा है। आप फिक्र न करो, मुझे बुरा नहीं लगा, चलती हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती एक बार फिर वो मेरी तरफ बढ़ा। जरा सा झुककर मेरी आंखों में झांकते एकदम अपनी आंखों में चमक लिए मेरा ही शुक्रिया अदा करते आगे चलता बना। मैं तो हैरान थी कि अजीब इंसान था, माफी मांगने आया था और मुझे ही शुक्रिया करके चला गया। खैर, मैंने उसकी बातों पर ध्यान न दिया और खुद सब्जियां लेते घर आ गई। लेकिन आते हुए भी अड़ोस पड़ोस के सभी लोग मुझे काफी हैरत से देख रहे थे। देखते ही आपस में ऐसी सरगोशियां भी शुरू कर चुके थे। न जाने कौन सी खबर इनको मिल गई थी जिसको ये सब मिर्च मसाला लगाकर बयान करने वाले थे और मुझे क्यों इस तरह से देख रहे थे। मैं इन्हीं सोचों में घर में दाखिल हुई तो घर का अजीब सा माहौल था। हर तरफ खामोशी ही छाई हुई थी। अम्मा अब्बा एक कोने में सर जुड़े हुए थे और ऐसा तभी होता था जब इनको कोई बहुत अहम बातचीत करना होती थी। मैंने भाई की तरफ हैरानगी से देखकर वजह पूछना चाही तो उसने भी कांधे उचकाते हुए लाइल्मी का इजहार किया। मैं भी खामोशी से बावर्ची खाने में आते रात के खाने की तैयारी करने लगी। अब इन सब के दरमियान जो भी खिचड़ी पक रही थी वो तो सामने आ ही जानी थी। मैं जैसे ही काम से फारिग हुई, अम्मा ने इशारे से मुझे अपने कमरे में आने का कहा जहाँ अब्बा पहले से ही मौजूद थे। मुझे देखते अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बाहर चला गया। मैं हैरान परेशान अम्मा के बोलने का इंतजार करने लगी कि आखिर ऐसी भी कौन सी बात हो गई जो सुबह से सब लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। अम्मा, क्या बात है, अब बता भी दे। क्या मुझे हार्ट अटैक करवाएगी? क्या 5 जमातें पढ़ी थी तो अंग्रेजी तो आती थी, बस इसीलिए तब जब भी कोई परेशानी होती मेरे मुंह से हार्ट अटैक वाली बात निकल जाती। और हमेशा की तरह अभी भी अम्मा ने एक धमुका मेरी कमर में जड़ा था। जरा जो तुझे तमीज हो, शादी की उम्र हो गई है और अकल अभी घुटनों में है। अल्लाह न करे तुझे दौरा पड़े, मैं तो तेरे दुश्मनों को भी ऐसा न कहूँ। अब तू चुप कर, मुझे जो बात करनी है वो करने दे। हमेशा अपनी बकबक चालू कर देती है, मुझे बात ही भूल जाती है। हाँ, याद आया, देख लाडो, जब तेरी उम्र से भी मेरी उम्र कम थी ना, तब मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन तू माशाल्लाह से 18 की हो गई है। अल्लाह की करनी देख, जिसके लिए हम परेशान रहते थे उसका क्या हो गया, और आज तो तेरी किस्मत ही खुल गई। अम्मा जो बोले जा रही थी वो मेरी समझ से बाहर था। अम्मा क्यों पहेलियां बुझवा रही है, बता भी तो दे, हुआ क्या है। मुझसे और सब्र न हुआ तो अम्मा को बात के बीच में ही टोक गई। अम्मा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली कि तेरे लिए रिश्ता आया है। अम्मा, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? मैं अपने घर को छोड़कर इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती, इसलिए अम्मा को कह दिया। देख आसिया, अभी तो तू जानती नहीं है कि ये रिश्ता किसका आया है, इसलिए ऐसा बोल रही है। लड़का बहुत अमीर है, शहर में रहता है, उसे गांव की सादा सी लड़की से शादी करनी थी, है वो भी कुंवारा। वो तो बस ऐसे ही आया हुआ था, लेकिन उसकी कहीं तुझ पर नजर पड़ गई तो तुझे पसंद कर लिया, इसलिए पता करवाते करवाते घर तक आ गया। देख तू हाँ कर दे, क्योंकि तेरा अब्बा और मुझे लड़का पसंद है। अम्मा ने कहा। वो खुशी से निहाल थी और फिर नाना करने के बावजूद भी अगले रोज सादगी से मुझे उस शहरी बाबू के निकाह में दे दिया गया। निकाह के वक्त पता लगा कि उसका नाम अदनान है। निकाह के साथ ही रुखसती भी कर दी गई। मेरे शौहर का कहना था कि उसे जहेज में कुछ नहीं चाहिए, अच्छी बीवी मिल गई है, इतना ही काफी है। मुझे उसकी बात पर जरा भी एतबार न आया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। क्यों वो अगले रोज मुझे अपने साथ ले आए, लेकिन ये क्या, उसका घर तो वाकई कोई महल ही लगा था। इतनी बड़ी कोठी थी, लेकिन वो तो मेरे शौहर ने मुझे घर देखने न दिया। कहा कि अब तो तुम्हारा ही घर है,
आराम से देख लेना। देखा तो वो कुछ एक शॉपर में डाल रहा था। मुझे देखते ही घबरा गया और जल्दी से शॉपर बिस्तर पर रखते ही मेरे पास आया। क्या हुआ प्यारी बीवी, मैंने तो तुम्हें नाश्ता बनाने भेजा था ना, क्या बन गया नाश्ता? वो इतने प्यार से बोला कि मुझे समझ ही ना आया कि कैसे बताऊं, कि अगर पता होगा कि बावर्ची खाना कहाँ है तभी बनाऊंगी ना। वो दरअसल मुझे पता नहीं है कुछ भी, आप ही ने कहा था कि कल घर दिखाऊंगा इसलिए। मैंने घबरा कर जल्दी से उसे जवाब दिया। वो वादा वो नाराज ही ना हो जाए। अरे तू इतना घबरा क्यों रही है, आओ मैं दिखा देता हूँ, अब सब तुम्हारा ही तो है। फिर उसने मुझे पूरा घर दिखाया। घर वाकई में बहुत प्यारा था। मैंने जल्दी से पराठे और अंडा बनाया, साथ में चाय बनाते उनको बुलाने चली गई। वो मुझे देखते एकदम खड़े हुए। फिर हमने नाश्ता किया। इस दौरान वो काफी बातें भी कर चुके थे। तभी इन्होंने बताया कि जब मैंने इनको देखते अपना चेहरा छुपाया, उनकी शर्मिंदगी को अपनी बातों से कम किया था। इन दोनों में जितना अपने शौहर को समझी थी वो काफी अच्छे साबित हुए थे। मेरे दिल में जितने भयानक खदशे उनको लेकर थे वो सब खत्म हो गए। वो रोज मेरे लिए नए नए कपड़े लाते, साथ में और भी चीजें। आज तक मैंने एक बार पहना हुआ जोड़ा दोबारा नहीं देखा था। वो कहते थे कि तुम खास हो, इसीलिए तुम्हारा साफ सुथरा रहना भी जरूरी है। मैं उनकी बातें और हरकतें देखते मुस्कुरा देती और खुद पर रश करने लगती कि कितना चाहने वाला शौहर मिला है मुझे। अभी मैं नहाकर फारिग हो गई थी जब शौहर घर आ गए। मुझे स्ट्रॉबेरी ला कर दी, साथ नया सूट भी पकड़ा दिया। आज पूरा दिन तुम ये स्ट्रॉबेरी खाओगी, इसे खत्म करोगी, ठीक है ना? कल 2 किलो स्ट्रॉबेरी थी, मैं कैसे खा सकती हूँ? लेकिन फिर भी मैंने हाँ कर दी। थोड़ी थोड़ी देर बाद करके खाती तो खत्म हो ही जानी थी रात तक। लेकिन सूट देखकर मैं हैरान रही। अभी ही तो नहाकर सूट पहना है, कल ही तो आपने ला कर दिया था। अभी जाओ जाकर ये सूट पहनो, वो कल वाला जोड़ा है। मैंने कहा ना तुम रोज नया जोड़ा पहनोगी। शौहर ने सख्ती से मुझे कहा और सूट पकड़ा दिया। मैं हैरान होती वो जोड़ा लेकर तब्दील करने चली गई। जब बाहर आई तो शौहर ने पानी लाने को कहा। कमरे में पानी मौजूद था, लेकिन कहा कि बाहर से पानी लेकर आओ, ठंडा पानी पीना है मुझे। मैं खामोशी से चल दी, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि वो इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे थे। अगर एक सूट दोबारा पहन लिया तो क्या हो गया? पहले तो मैं 4-4 दिन एक ही सूट पहनती थी, तो अब क्या मसला है? क्या इनको मुझसे कोई बदबू आती है या कुछ और बात है? इन्हीं सोचों में जल्दी से पानी लेकर जो ही कमरे में दाखिल हुई, शौहर जल्दी से मेरा वही जोड़ा जो उतार कर रखा था उसे लपेट कर एक शॉपर में डाल रहा था। मैंने गिलास उनकी तरफ बढ़ाया तो एक घूंट पीकर पानी वही रख दिया और शॉपर को साइड पर करते मुझे अपने पास बुला नहीं रख दिया और शॉपर को साइड पर करते मुझे अपने पास बुला लिया। देखो आसिया, मुझे नहीं पसंद कि तुम 2-2 दिन तक एक जोड़ा पहनो, और ये बात मैंने शादी की रात ही बता दी थी। तुम तब राजी थी, अभी तुम ऐसे ही करोगी। मेरा भी गुस्सा जायज है और मैं कोई गलत काम करने का तो नहीं कह रहा हूँ ना। सफाई तो निस्फ़ ईमान है। अब चलो मेरी एक और बात सुनो। आज से बावर्ची खाने की छुट्टी कर दी है मैंने। अब से तुम ही खाना बनाओगी। घर में हम सिर्फ 2 लोग हैं तो कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं एक वक्त में 3 से 4 सालन पके हुए खाता हूँ। उसके साथ तुम बिरयानी बना लेना और मीठे में खीर। शाम को क्या पकाना है मैं आकर बताऊंगा। वो तो चले गए, लेकिन मैं परेशान हो गई। हम 2 ही थे तो इतना खाना बनाने की क्या जरूरत है? हालत ही कुछ ऐसी हो गई थी। मैं बाहर आई तो शौहर भी नहाने चले गए। उसके बाद रात का खाना खाते ही सो गए। रात में कुछ खटके की आवाज से आंख खुली तो देखा शौहर मेरे वो कपड़े जो आज बदले थे उनको एक थैले में डालकर बेड के नीचे रख रहे थे। अब मैं हैरानगी के साथ साथ परेशान भी रहने लगी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। जितना मैं उनको सब कुछ समझने लगी थी, जरूर कोई राज था जो वो छुपा रहे थे, लेकिन पूछने की हिम्मत मुझ में नहीं थी और वो मुझे अपने कामों में इतना उलझाए रखते कि होश ही न रहता कि मैं कुछ भी सोच सकूं। लेकिन एक अजीब बात जो इन 2 महीनों में मैंने नोट की थी कि एक बार भी इन्होंने मुझे गोश्त खाने नहीं दिया। जब भी बिरयानी बनाती तो मुझे सख्ती से गोश्त खाने से मना करते, जिसकी वजह से मुझे कुछ और खाना पड़ता। पता नहीं कैसे उनको मेरी एक एक हरकत का पता चल जाता, लेकिन इस बात की तस्दीक भी इन्होंने खुद ही कर दी कि घर में कैमरा लगाए हुए हैं ताकि कोई चोरी वगैरह ना हो सके। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं उनकी किसी भी बात से इनकार करूं, वो तो सब देखते रहते होंगे। अब इन सब सख्तियों की वजह से अक्सर मेरे सर में दर्द रहने लगा और ये भी मैं खुद ही सोच सोच कर हल्कान करती कि शौहर को जब सर दर्द का बताया तो सारे काम छोड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मेरे इतने महंगे महंगे टेस्ट करवाए, मैंने मना भी किया लेकिन वो ना माने। डॉक्टर ने भी कहा कि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन शौहर ने कहा कि शक दूर करने में कोई हर्ज नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को जरा सी भी तकलीफ हो। उसके बाद तो अगर मुझे दर्द होता भी तो मैं शौहर को बताने की गलती ना करती, क्योंकि जान गई थी कि वो मेरी छोटी से छोटी चीज को लेकर परेशान हो जाता था। इस दौरान भी वो मुझे वर्जिश करवाता, कपड़े लाजमी बदली करवाता। ये आदत उसने नहीं छोड़ी थी। हमारी शादी को अब 2 साल होने वाले थे। मेरा शौहर अब पहले से और अमीर हो गया था। काम वो इतना नहीं करता था, दिन में 2 से 3 चक्कर लगाता। पहले तो फिर भी दिन में 1 जोड़ा तब्दील करने का कहता, लेकिन अब दिन में 3-4 जोड़े मुझे बदलना पड़ते। मैं इस बात से तंग नहीं थी, क्योंकि मुझे आजकल पसीना ही इतना आता था कि लगता था कि अगर अभी जाकर ना नहाई तो जिंदा नहीं बचूंगी। इस सब के बारे में सोचकर मैं ज़हनी मरीजा बन चुकी थी। मेरी दवाइयों का ढेर मेरे पास लगा हुआ था जो कि मैं रोज खाती। ये तो तब से शुरू हुआ था जब से सर्दियां आई थीं। अब तो शौहर ने घर के सब मुलाजिमों को भी छुट्टी दे दी। मैं सारा दिन घर का काम करती रहती
और पसीना पानी की तरह बहता रहता। एक ही बार नहाने का सोचकर जब नहाती तो शौहर आकर हीटर चालू करके मुझे एक कमरे में बंद कर देता। जब मैं गर्मी से बेहोश होने लगती तो कहता, कपड़े बदल लो, पसीने की बदबू आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं था, जब जब कपड़े तब्दील करती तब तक वो 2 किलो या 1 किलो कोई न कोई फल लेकर आता। कभी अंगूर, कभी आड़ू, कभी अमरूद तो कभी अनार। लोग इन सब चीजों के लिए तरसते हैं और मैं ये सब कर करके जहनी मरीजा बन गई थी। अब मैं सोचती थी कि इससे तो मेरा गाँव अच्छा था, वहाँ मौजूद मिट्टी का मकान अच्छा था, जहाँ काम करने के बाद ठंडी हवा सुकून देती, और यहाँ तो सर्दियों में भी गर्मियों का समा रहता है। मेरी तो अब बस हो चुकी थी, मुझे रोज कमरे में बंद करके हीटर चला दिया जाता। अब मैंने सोच लिया कि कोई बात नहीं मानूंगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं दम घुटने से ही मर जाऊंगी। आज कब मैं कमरे में बंद हुई तो हीटर खराब कर दिया, नेहा ने जल्द ही नया मंगवा लिया। अब मैंने तरकीब सोची थी, एक बूढ़े मुलाजिम को जिनको मेरे शौहर ने नौकरी से निकाल दिया था, उनसे कहलवाकर सारे कैमरे खराब कर दिए। शौहर को पता भी न चला, क्योंकि इनको अब यकीन था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन मुझे वो राज जानना था जिसकी वजह से मेरी हालत मरने वाली हो जाती और मेरा शौहर मुझे मरने भी ना देता। अगले रोज मैंने अपने कपड़ों की जगह काम वाली की बेटी का सूट रख दिया। शौहर वो सूट लेकर रात को ही घर में से निकल गया। मैंने उसका पीछा किया तो वो एक फैक्ट्री में दाखिल हुआ। वहां जाते ही मेरे सूट को एक बड़ी सी लोहे की मशीन में डाल दिया। उसके बाद न जाने और क्या डाला। थोड़ी देर बाद वहां से एक महलूल तैयार हुआ जो बहुत सी बोतलों में मशीन के जरिए भरा जा रहा था। जब मैंने एक शीशी उठाकर सूंघी तो वो खुशबू थी। अब मुझे मामला कुछ कुछ समझ में आ रहा था। मैं एकदम से अपने शौहर के सामने चली गई। वो मुझे देखते ही घबरा गया, डांट कर वहां से भेजना चाहा क्योंकि वहां बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन मैं ना गई। उसे सच बताने का कहा, वरना या तो मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी या फिर अपनी जान ले लूंगी। ये सुनते ही शौहर सख्ते में आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ भी कहूंगी। देखो आसिया, तुम मुझे छोड़कर ना जाना और मरने का सोचना भी मत। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम यहाँ आओ कमरे में। शौहर ने गिड़गिड़ाते हुए मुझसे दरखास्त की, लेकिन मैं न मानी। बिल्कुल नहीं, यहाँ सबके सामने ही बात होगी, वरना मैं अभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तब मेरे शौहर ने नादिम होकर बोलना शुरू किया, मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहता था, बहुत पैसा कमाना चाहता था। फिर मुझे तुम मिली, तुमसे मुझे एक अजीब और अच्छी सी खुशबू आई। मैंने फैसला कर लिया कि तुमसे ही शादी करूंगा। उस दिन तुम बीमार पड़ी तो मेरी रूह कांप गई कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं बच्चा भी नहीं चाहता था। अगर बच्चा हो जाता तो भी तुम मसरूफ रहती, मैं काम न करवा पाता। क्या पता बच्चे के बाद पसीने की खुशबू बदबू में बदल जाती। इसलिए मैं उसकी भी दवा खिलाता रहा। और देखो आज हम अमीर हैं, इतना पैसा है हम दोनों का। अब तुम्हें पता चल गया है तो मिलकर सब चलाएंगे। अपने शौहर की बातें सुनकर मेरा तो दिमाग चकरा गया। माँ बाप को तो पहले से ही मैं बुलवा चुकी थी, साथ ही पुलिस को भी बुलवा लिया, और एक अच्छी भली लड़की को शादी के बाद नफसियाती बनाने और कारोबार की लालच में उसे बच्चा रोकने की दवा उसकी मर्जी के खिलाफ खिलाने के जुर्म में गिरफ्तार करवाया, बल्कि खुला का नोटिस भी दिलवा दिया। अपने माँ बाप को ही कसूरवार कहा, सिर्फ दौलत देखकर उसकी जिंदगी बर्बाद करवा दी। बगैर जांच पड़ताल के तो यही धोखे मिलते हैं। उसके बाद जेल में भी मेरा शौहर वही बातें दोहराता रहता कि बीवी के कपड़े लेकर फैक्ट्री जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा, और ऐसे ही अपना जहनी तवाज़ुन खोकर पागल हो चुका था। शौहर के बाद उसकी सारी दौलत का हकदार मुझे बना दिया गया। अम्मा अब्बा अलग नाते थे। आज मैं इस आलीशान बंगले में अपने घर वालों के साथ रह रही हूँ। ये सारी दौलत मेरी अपनी पसीने की कमाई लगती है जो सारा दिन काम करके मुझे मिली। लेकिन इतने सालों बाद आज मैं ये बात सोच रही हूँ कि अदनान जो अपनी बीवी को ज़हनी अज़ियत देने के साथ साथ माँ बनने के हक से महरूम करके सही किया। क्या आप उसकी जगह होते तो वही करते, या आसिया ने उससे अलहदगी करके इसे भिजवाकर गलत किया?